नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। और आज है 3 मार्च 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू सीरीज़ का सेट 4। तो शुरू करने से पहले एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस एमसीक्यू सीरीज़ में जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी न्यूज़ होंगी, उन सबको कवर किया जाएगा। और जल्दी ही जो है ना, कोशिश करूंगा कि अलग अलग सेट के तौर पर जो है सारा का सारा यहाँ पर जो करंट अफेयर है पिछले साल का और इस साल का भी जो है उसको मैं कवर कर दूं। ओके। और इसमें मंडे से लेकर सैटरडे तक जो है यहाँ पर डेली ये 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और संडे को आपकी होगी रिवीजन। तो संडे को भी 4 बजे एक लेक्चर अपलोड होगा जो रिवीजन का लेक्चर होगा। ओके। तो उसमें जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा है तो उसी के जो है ना सार अंश होगा। तो एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी तो दोबारा आपने उसका रेपिटेशन जो है ना वो देखना है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सब चीज़ें जो भी आपने पिछले हफ्ते पढ़ी होंगी। अगर करंट अफेयर में आपने पढ़ा है, अगर जनरल न्यूज़ में पढ़ा है, अगर एडिटोरियल डिस्कशन में पढ़ा है, तो जब आप इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी चीज़ आपको भूलेगी नहीं। तो साथ जुड़िए, आगे बढ़िए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, Shaheen 9 is a bilateral exercise between the air forces of option A India and Pakistan, option B Pakistan and China, option C India and Bangladesh and option D India and Iran। तो कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर है इसका पाकिस्तान एंड चाइना, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, रिसेंटली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बिगन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम Ashoknagar 1 well, Bengal basin. So where it is situated in West Bengal? So सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा जो ONGC है, जो यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन का यहाँ पर अदारा है, ओके, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये ऑयल प्रोडक्शन का काम करता है। तो इसी के तहत यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली उसने एक नया बेसिन जो है ना वो लगाया है बंगाल में। ओके। तो वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 24 परगना, ऑप्शन बी ईस्ट मिदनापुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी है आसनसोल। तो कौन सा है सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर है 24 परगना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी इसी रिगार्डिंग ओएनजीसी के ही रिगार्डिंग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, देयर आर डैश सेडिमेंट्री बेसिन्स इन इंडिया कवरिंग ए टोटल एरिया ऑफ 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओएनजीसी has made the Bengal basin India's 8th producing basin recently। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि टोटल भारत में सेडिमेंट्री बेसिन्स कितने हैं जहां से हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ओके। तो यहाँ पर टोटल एरिया उसका 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। और हाल ही में जो यहाँ पर बंगाल में बेसिन लगाया गया है, जो अशोकनगर वेल में, वहाँ जो कुआं लगा है, तो वहाँ पर वो भारत का 8th बेसिन है। ओके, 8वां बेसिन है, याद रखिएगा। तो टोटल कितने हैं पूरे भारत में, जो कि अभी भी एक्चुअल में है, लेकिन जो फंक्शन में अगर बात करूं तो फंक्शनल में अभी सिर्फ 8 है। तो ये बंगाल में 8वां लगा जिसको फंक्शन किया गया है। लेकिन फंक्शनल और अनफंक्शनल तो टोटल कितने हैं? तो टोटल जो इनकी गिनती है वो है ऑप्शन सी 26। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर बात कर रहे हैं, रिसेंटली द हिमालयन ट्रिलियम स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वॉज डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय द IUCN which is found in Himalayas at an altitude of 2400 meters to 4000 meters. What is it? ये क्या चीज़ है? एक हिमालयन ट्रिलियम करके एक स्पीस है जो कि पाया जाता है हिमालय में। तो यहाँ पर इसको एंडेंजर जो है वो घोषित किया हुआ है IUCN के द्वारा। ओके। तो जो कि जिसकी जहाँ पर एल्टीट्यूड 2400 से 4000 मीटर के बीच में, तो वहाँ पर ये जो है ना ये स्पीस पाया जाता है। तो ये एक एक्चुअल में है क्या ये, क्या ऑप्शन ए है क्या ये कोई चींटी है, ऑप्शन बी है क्या कोई मछली है, ऑप्शन सी कोई रेप्टाइल है, और ऑप्शन डी है कोई हर्ब है, कोई जैसे कोई ट्री वगैरह होता है। ओके, कोई मेडिसिनल प्लांट होता है। तो ये ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो हिमालयन ट्रिलियम एक तरह का यहाँ पर प्लांट है, पत्ते होते हैं जिसको तोड़कर जो है ना यहाँ पर दवाई वगैरह बनाई जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही एल्टीट्यूड में वो पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, हिमालयन ट्रिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली ए रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज वाज इनॉग्रेटेड इन अ स्टेट। इट इज सेकंड सच सेंटर इन द कंट्री। वेयर इज इट लोकेटेड?
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बंदरों के लिए एक रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है बनाया गया है, जहां पर घनी आबादी में अगर लोग रह रहे तो वहां पर अगर बंदर भी ज़्यादा हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बंदर काटना शुरू कर देते हैं लोगों को। तो इसके चलते यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर उनका रेस्क्यू करके वहाँ पर रखा जाएगा और फिर उनका रिहैब करके, मतलब उनको दोबारा सही तरीके से अगर वो सही हो जाते हैं तो फिर बाद में उनको जंगलों में छोड़ा जाएगा। तो अभी ये भारत में दूसरा ऐसा जो है ना सेंटर खोला गया है। तो कौन सा राज्य में खोला गया है? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर है तेलंगाना। तो चलो ये तो हो गया दूसरे वाला। पहले वाला कहाँ खुला था? तो पहले वाला खुला था हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 35th एडिशन ऑफ इंडो कॉर्पेट हेल्ड रिसेंटली, इट हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जिसका नाम इंडो कॉर्पेट है। तो अभी कौन कौन की नेवीज के बीच ये होती है? ऑप्शन ए इंडिया एंड फ्रांस, ऑप्शन बी ईरान एंड म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड इंडिया, ऑप्शन डी इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो क्या लगता है क्या सही आंसर होगा? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है, नाम पहचानिए, इंड मीन्स इंडिया, इंडो मीन्स इंडोनेशिया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इंडिया एंड इंडोनेशिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू प्राइवेसी इज ए बेसिक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये राइट टू प्राइवेसी हमें मिला है भारतीयों को? 2017 में जो है ना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, जहां पर ये राइट टू प्राइवेसी हमें मिला था पहली बार। तो इसको किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस आर्टिकल के तहत हमें यहाँ प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 26। तो कौन सा आंसर सही है? तो सही है ऑप्शन बी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत जो है हमें राइट टू प्राइवेसी मिला है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर बात करें विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल पर्संस हैव इक्वल राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। ऑप्शन ए आर्टिकल 25, ऑप्शन बी आर्टिकल 26, ऑप्शन सी आर्टिकल 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 23। तो कौन सा आंसर सही है कि जिस आर्टिकल के तहत हमें यहाँ पर आज़ादी मिलती है कि आप कोई सा भी रिलीजन जो है आप उसको अपना सकते हो, उसकी यहाँ पर पूजा प्रार्थना कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, जिसकी आज़ादी है आपको। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है भारत के संविधान के? तो ये आर्टिकल 25 के तहत है, हमारे जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ से आर्टिकल 12 से यहाँ पर आर्टिकल शुरू होते हैं पार्ट 3 में से, तो आर्टिकल 35 तक जाते हैं। और उन्हीं में से ये सारे के सारे आर्टिकल जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में है कि हमारे जो नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, ओके। तो आर्टिकल 25 के तहत जो हमें यहाँ पर आज़ादी मिलती है कि आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो करो, उसको प्रोपेगेट कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है आगे जिस तरीके से भी आप आगे बढ़ना चाहते हो आप बढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बात कर रहे हैं बोको हरम is a violent Islamist insurgent group that has spread in various countries in African continent. Which of the following country doesn't have their presence? तो सिंपल सा सवाल है, बोको हरम एक इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है, मतलब कि इस्लामी विचारवाद वाला ग्रुप है, यहाँ पर वायलेंट ग्रुप है, ओके, जिसको आप एज ए टेररिस्ट ग्रुप भी आप कह सकते हो, ओके। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। तो नीचे दिए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर ये नहीं है, ओके, आपको ये आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है नाइजर, ऑप्शन बी है शाद, ऑप्शन सी है कैमरून, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। तो क्या लगता है आपको कौन सा राइट आंसर होगा जहां पर बोको हरम की प्रेजेंस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, ABU। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल, प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस। Statement 2, it was established in 1964 and has a secretariat in Kuala Lumpur, Malaysia. Statement 3, with over 272 members in 76 countries on 4 continents, ABU is the biggest broadcasting union in the world. And fourth statement is ABU is also a member of World Broadcasters Union. तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आपको ये आंसर देना है। तो चारों ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन A, B, C, D। तो आप चूज करिए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो क्या लगता है आपको, क्या आपको लगता है कि जो ABU है वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कैसी लग रही है। तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए कि लगता है आपको 1964 में बनी है, इतनी पुरानी है ये, ओके। और आपको ये भी लगता है कि इसके 272 मेंबर्स होंगे 76 कंट्री में से। तो जो भी आपको यहाँ पर लगता है ना, इसके बारे में सोचिए और फिर आंसर इसका दीजिए। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A, 1, 2, 3, 4। ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ओके। तो ऑप्शन A जो है वो राइट आंसर है। तो
तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है CERC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर सेक्शन 76 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। Statement 3, it was initially constituted under Electricity Regulatory Commission Act 1998 in the year 1998. Okay. Statement 3, the Commission intends to promote competition, efficiency and economy in the bulk power markets, improve the quality of supply and demote investments. तो चार ऑप्शंस हैं, तो आपको ये पहचानना है कि कौन सी वाली जो है ना यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स में से सही है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सही आंसर है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है? तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा आंसर सही है? तो इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 3 भी जो है ना वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन जो लास्ट वाली यहाँ पर लाइन है ना, डिमोट इन्वेस्टमेंट, ये सही नहीं है। ये जो यहाँ पर बॉडी है, ये जो कमीशन है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है कि इन्वेस्टमेंट्स लेकर आओ इस दायरे में, ओके, ना कि डिमोट करने के लिए। ओके, तो ये शब्द जो एक यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया ना, तो इसने सारी गेम चेंज कर दी है। ओके, तो जो भी हम चीज़ें बनाते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी लाइनें लिखी है ना, कंपटीशन बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ानी, तो ये आम बातें हैं, ये होता ही होता है। कभी भी डिमोट करने की हम बात नहीं करेंगे। तो इतना थोड़ा थोड़ा बातें समझिए तो आसानी से जो ना आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। तो इतने ही होते हैं छोटे छोटे हिंट। अगर ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने हो, ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो, तो आप कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, तो इससे आपका कोई भी पेपर क्लियर हो सकता है। ओके, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी प्रीलिम्स हो, ओके, इसके अलावा जितने भी तरीके के आप एग्जाम देना चाहते हो ना, आजकल तो जो आईबी जैसे एग्जाम है, तो वहां पर भी ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ओके, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सभी क्वेश्चंस के लिए, तो चिंता नहीं करनी है। कोई भी एग्जाम आप अच्छे से दे सकते हो, जितने भी मैंने हेडलाइन में लिखे हुए हैं थंबनेल में। ओके, तो वो सबके लिए यहाँ पर प्रेपरेशन है, इसीलिए एडिटोरियल डिस्कशन आता है, इसलिए यहाँ पर जो है ना ये करंट अफेयर्स आते हैं। तो अच्छे से तैयारी आपकी होगी, टेंशन नहीं लेनी है। संडे को जो रिवीजन वाला पोर्शन आएगा ना, तो वो थोड़ा लंबा होगा, तो उसको जरूर देखना है। तो एक बार रिवाइज कर ली ना चीज़, तो कभी नहीं भूलेगी। तो बिल्कुल जैसे चल रहा हूँ ना, बिल्कुल साथ साथ चलते रहो। जो भी एग्जाम आपने फिल किया, आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक was made functional from December 17. This rail link will connect India with। तो ये अभी रिसेंटली दिसंबर 17 2020 को ना एक हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक को जो है दोबारा से फंक्शनल किया गया है। ओके, तो ये जो रेल लिंक है, ये इंडिया को किसके साथ कनेक्ट करता है, कौन से देश के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश, सी, ऑप्शन सी। ओके, तो बांग्लादेश के साथ हमें ये जो ना ये टच करेगा, तो कनेक्ट करेगा भारत को। तो एक और बात, ये कोई पहली रेल लिंक नहीं है, इससे पहले भी जो है ना काफ़ी रेल लाइन जो है बिछी हुई है, फंक्शनल है। और ये वाली जो रेल लिंक है, ये 5वीं है इस कड़ी में। ओके, इससे पहले 4 और चल रही हैं। ओके, तो ये 5वीं है जिसको अभी फंक्शनल कर दिया गया है। और जब देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, जब ये ईस्ट पाकिस्तान बना था, तो बाद में इसका नाम बदल के बांग्लादेश हुआ है, नया कंट्री बना था। पहले ये पाकिस्तान का ही पार्ट था, ओके, बांग्लादेश, तो इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो आज़ादी के समय पर यहाँ पर 7 तरह के रेल लिंक थे, जो यहाँ पर बांग्लादेश वाला जो पोर्शन था उसको कनेक्ट करता था भारत के साथ। तो फिर बाद में बंद हो गई, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान का कंट्रोल था वहाँ पर। फिर बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ, आज़ादी मिली उनको पाकिस्तान से। फिर बाद में धीरे धीरे रिवाइवल होना शुरू हो गया, जितने भी वहाँ पर ट्रैक्स थे उनको धीरे धीरे रिवाइव करना शुरू किया। अभी 5वां जो है ना उसको यहाँ पर फंक्शनल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली ए कंट्री अप्रूव्स केमिकल कैस्ट्रेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स, दैट कंट्री इज। सो देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। एक कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली जो है ना एक लॉ पास किया, जिसके तहत वो जो जितने भी सेक्स ऑफेंडर्स होंगे, मतलब जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने रेप किया है, ओके, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर ना केमिकल कैस्ट्रेशन किया जाएगा उनका। तो उसमें क्या होता है, देखो, जो इनके जो टेस्टिस होंगे ना, तो उनको ड्रग्स दिए जाएंगे ऐसे कि उनके जो टेस्टिस में जो हार्मोन्स है ना, उनको धीरे धीरे खत्म कर देना है, कम कर देना है। और जब किसी इंसान के अंदर, बंदे के अंदर हार्मोन्स की कमी आनी शुरू हो जाएगी, तो जो यहाँ पर जो सेक्स की उनके अंदर चाह आती है ना, तो वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ना ये ड्रग इनको दिया जाएगा इन लोगों को, जो रेप केसेस के अपराधी होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, यही यहाँ पर वो सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं कम हो जाएं, और मतलब कि हम किसी ना किसी तरीके से जो है काबू पा लें। तो देखो, ये कौन सी सरकार ने किया है? तो क्या लगता है आपको, सऊदी अरब कर सकता है ऐसा, या पाकिस्तान कर सकता है, या अबू धाबी कर सकता है, या फिर ईरान कर सकता है? तो किसने किया है ये ऐसी अप्रूवल, जिसको दी है केमिकल कास्ट्रेशन की? ओके, तो क्या लगता है, क्या आंसर होगा?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट CMS-01 सैटेलाइट। It is a communication satellite launched by the Indian Space Research Organization on board the PSLV C-50. Statement 2. Its coverage will include the Indian mainland and the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. So, which of the following above statements are correct? Are correct? So, option A 1 only, option 2 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. तो कौन सा लगता है आपको, कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 दोनों सही हैं। जो CMS-01 सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है और इसको यहाँ पर इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ओके, और PSLV जो वाहन है तो उसी के तहत जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया। दो तरीके के वाहन होते हैं जिससे जो है हम अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, अपने रॉकेट लॉन्च करते हैं। एक लॉन्चर है ये वाला PSLV। ओके, इसको यहाँ पर पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल इसको बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर L फॉर लाइट नहीं है, यहाँ पर लॉन्च है। ओके, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर दूसरा होता है GSLV। तो यहाँ पर जो जियो वाला होता है ना, वो बड़े जो यहाँ पर जिनका भार ज़्यादा होता है उन सैटेलाइट्स को यहाँ पर लेकर जाता है रॉकेट के थ्रू, और जब छोटे छोटे लेकर जाने तो वहाँ पर हम PSLV को यूज़ करते हैं। और जब मंगलयान मिशन हुआ था उस समय ये PSLV को ही यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द मेघदूत अवार्ड इट इज़ गिवन एवरी ईयर बाय। तो ये मेघदूत अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए पोस्टल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑप्शन सी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो क्या लगता है, क्या आंसर सही है? सो मेघदूत अवार्ड, तो मेघ से ऐसे लगता है ना जैसे बारिश हो रही हो, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर अवार्ड होगा। हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन सी हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि इसका काम ही यही है वेदर फॉरकास्टिंग करने का कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी। ओके, तो क्या लग रहा है, ऑप्शन सी आंसर होगा या फिर ऑप्शन डी आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोस्टल डिपार्टमेंट। ओके, ये जो मेघदूत अवार्ड दिए जाते हैं हर साल जो ये पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं इन रिगार्ड द पोस्टल सर्विस। जिसने एक्सेलेंस पोस्टल सर्विस की दी होती है ना, तो उसको यहाँ पर जो है अवार्ड दिया जाता है पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से। मेघदूत अवार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। स्टेटमेंट नंबर 1। Constituted in 2020, the Ayog is a high-powered permanent apex advisory body with the mandate to help the central government to develop appropriate programs for the conservation, sustainable development, and genetic upgradation of indigenous breeds of cows. Statement 2. It comes under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairy. Which of the above statement are correct? Okay, option A 1 only, option 2 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. तो क्या लगता है कौन सा आंसर सही है? क्या पहली स्टेटमेंट सही है कि ये 2020 में इसको बनाया और जो इसका यहाँ पर काम दिया गया, क्या यही काम है इसका? जेनेटिक अपग्रेडेशन के बारे में यहाँ पर बताता है, इंडिजिनियस ब्रीड्स के बारे में बताता है, या फिर जो फॉरेन की ब्रीड्स होती है उसके बारे में बताता है? तो देखिए ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है ना, नीचे वाली सब बातें सही हैं। जो इंडिजिनियसली हमारे ब्रीड्स हैं ना उसी के बारे में ये बताता है, लेकिन इसको 2020 में नहीं बनाया गया। इस राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को 2019 में बनाया गया था। तो इसके तहत स्टेटमेंट 1 गलत हो गई। जो स्टेटमेंट 2 है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत ही आएगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ही आएगा? ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। ये इसी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत ही आता है। तो स्टेटमेंट 2 सिर्फ सही है, पहली वाली गलत है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। ओके, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स है ना, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स की यहाँ पर जो गायें मिलती हैं, ओके, तो इनके अलग अलग नाम हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं साहिवाल नाम देता हूँ, गिर नाम दे दूँ, तो ये अलग अलग नस्लें हैं हमारी जो गायें हैं, देसी गायें। इनका जो घी होता है, इनका जो दूध होता है ना, इसमें बीमारियाँ नहीं होती हैं। दूध की भी 2 तरह की क्वालिटी होती है, ओके, A1 और A2। तो A2 दूध मिलता है हमें देसी गाँव से, तो वो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन जो दूसरा दूध हम पीते हैं ना, वो बीमारियों पैदा करता है हमारे अंदर। तो ये जो हम ज़्यादातर जो फॉरेन की जो यहाँ पर जो अंग्रेज लेकर आए थे ना, जो कॉस, तो उनका यहाँ पर ब्रीड काफ़ी जो है मिक्सअप कर दिया गया है यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल जो हमारी यहाँ पर है ना, उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। सऊदी अरब जैसे मुल्क जो है वो यहाँ पर स्पेशली इंपोर्ट करते हैं हमारी गाय, इतनी इंपॉर्टेंट है वो। और इसके अलावा उनके दूध देने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो 60 लीटर तक की भी कैपेसिटी है एक दिन में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी हमारी देसी गाय ही है। तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ना जितनी तरह की ब्रीड्स पाई जाती है ना भारत में कॉस की, उसकी एक लिस्ट जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बहुत बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिमालयन सीरो।
Statement 1, sighted for the first time in Himalayan cold desert region, Himachal Pradesh. Statement 2, Himalayan stereo resembles a cross between a goat, a donkey, a cow, and a pig. Option 3, categorized as vulnerable in IUCN Red List of Threatened Species. Option 4, Statement 4, it is listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 which provides absolute protection. तो कौन सी स्टेटमेंट चारों में से सही है? तो क्या लगता है, क्या पहली स्टेटमेंट सही है? क्या पहली बार ही इसको यहाँ पर पाया गया है हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में, हिमाचल प्रदेश के रीजन में, हिमालयन सीरो को? तो देखिए ये भी एक तरह की प्रजाति है, बिल्कुल ये एक गॉड की तरह भी इसका चेहरा दिखता है, गधे की तरह की यहाँ पर मिक्सिंग इसकी जो है ना, इसकी रिजेम्बलेंस नजर आती है, और एक कॉ की तरह की भी इसकी रिजेम्बलेंस जो है नजर आती है, और एक पिग की तरह भी। तो यहाँ पर इस तरीके का ये जीव है जिसका नाम है हिमालयन सीरो। खुद से नेट पे सर्च करना, मैं चाहता तो यहाँ पर पिक्चर दे सकता था लेकिन नहीं, खुद से यहाँ पर नेट पे सर्च करना हिमालयन सीरो, उसकी शक्ल देखना, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस लिखी हैं गोट, डोंकी, कॉ एंड पिग, और देखना क्या मैच करती हैं। ओके, अगर ये चारों ऑप्शंस मैच करेंगी वो शक्ल देखने की, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भी मैंने सही तरीके से कोई चीज़ पढ़ी है। तो इस तरीके से डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो चारों के चारों स्टेटमेंट्स हैं 100% करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 1 नहीं है, शेड्यूल 1 है, 2 या 3 या 4 नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल है IUCN के तहत। ओके, एंडेंजर्ड नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। So next is question number 18. Consider the following statement about FSDC. The Financial Stability and Development Council (FSDC) was constituted in December 2010. Second statement, it is not a statutory body. Statement 3, the council is chaired by the Union Finance Minister. Statement 4, the FSDC was set up to strengthen and institutionalize the mechanism for the maintaining financial stability, enhancing inter-regulatory coordination एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही लग रही है आपको? तो ये वाली लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कीजिए। यहाँ पर कई बार नॉट शब्द आ जाता है तो वहाँ से सब कुछ आता भी होगा लेकिन फिर भी गलत कराओगे, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में? अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर ठोकना और कमेंट भी ज़रूर करना, और बताओ चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो चारों में से यहाँ पर चारों की चारों सही है। बिल्कुल, ये 2010 में ही इसको बनाया गया था। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर ही जो है चेयर करते हैं इस काउंसिल को। ये जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पर जितने भी तरह की कोऑर्डिनेशन है उसको आगे बढ़ाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना है। तो ये सब बातें सही हैं, इसका काम यही है। नाम याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. रिसेंटली ए न्यू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड इट्स नेम इज। तो अभी हाल ही में एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है ना, नया डिजिटल पेमेंट जो है एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया गया है। एक ऐप को लॉन्च किया गया डिजिटल पेमेंट के लिए, जो कि लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। तो उस जो एप्लीकेशन उसका नाम क्या है? ओके, जो यहाँ पर डिजिटली पेमेंट करेगी। ऑप्शन ए पे डाक, ऑप्शन बी डाक पे, ऑप्शन सी पे करो, ऑप्शन डी डाक पैसा। तो क्या लग रहा है कौन सी ऑप्शन सही है? इसकी हिंट है, कौन सा आंसर सही लग रहा है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डाक पे। ओके, तो डाक पे सही आंसर है। तो खुद से प्ले स्टोर में जाना, सर्च करके देखना, डाक पे नाम की जो ना एक आपको ऐप मिलेगी जहाँ पर वो एक डिजिटल पेमेंट की यहाँ पर ऐप है। तो थोड़ा सा उसको निहार लेना, देख लेना, दिमाग में छप जाएगी इमेज, भूलेगा नहीं कभी। और ये है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. सक्षम, an offshore patrol vessel launched recently and added to the fleet of Indian Coast Guard. It was designed and built by. तो सक्षम नाम का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कि यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इसको यहाँ पर किसको प्रदान किया गया? इसको दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या करते हैं, हमारी जो भारतीय यहाँ पर तट है ना, जो हमारे जो समुद्री रेखा है, तो उनको यहाँ पर उनकी सुरक्षा करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। कोई भी बाहर से शिप अगर हिंदुस्तान की टेरिटरी में आता है ना, तो ये पहले समुद्र के बीच में उसको यहाँ पर वेरीफाई करती हैं, फिर जाकर जो है हमारे यहाँ पर बंदरगाहों पर लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही जो है ना पूरी की पूरी जो हमारी सी बाउंड्री लाइन है, तो यहाँ पर इनको सेफ गार्ड करती हैं। तो इसी के चलते जो है इनको एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल और दिया गया है। ओके, ताकि जो ये निगरानी करती है इस काम में और यहाँ पर जो मजबूती लाई जा सके। तो क्वेश्चन ये है कि इसको, इस सक्षम को, इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया, किसके द्वारा बिल्ड किया गया? तो ऑप्शन ए है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी मैजागॉन डॉक लिमिटेड मुंबई, ऑप्शन डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। तो कौन सा आंसर सही है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। तो कैसे लगी आपको ये सीरीज, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ओके, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगी ये सीरीज। ओके, और प्रैक्टिस करें बार बार, तो जो भी आपकी मंजिल है वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय करें स्टडी को। जब मज़े से एंजॉय स्टडी करोगे ना, तो फिर खुद से पेपर क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ना है। सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो। 4 बजे ये पूरा जो है पोर्टल पे आ जाता है, 4 बजे ही इसको यहाँ पर कोशिश करो सुबह सुबह सुनने की। तो सुबह सुबह जो चीज़ करोगे ना वो भूलेगी ही नहीं जल्दी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होगा आपके सामने, इसलिए इसको मैं 4 बजे डालता हूँ। तो 4 बजे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में बताना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।